नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। पीएम नरेंद्र मोदी की काशी यात्रा इस बार कई मायने में अनूठी होने जा रही है। इस बार पीएम मोदी बाबा दरबार से गंगाधार के लिए बनाए गए कॉरिडोर से विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे। पीएम मोदी 13 दिसंबर को सुबह करीब 11:30 पर बाबरपुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वहां से सीधे हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचेंगे काल भैरव मंदिर। यहां दर्शन पूजन के बाद काल भैरव मंदिर से खिड़किया घाट जाएंगे। खिड़किया घाट से क्रूज पर सवार होकर पीएम मोदी दोपहर करीब 1:30 बजे ललिता घाट पहुंचेंगे। घाट से पीएम मोदी गंगा जल लेकर पैदल विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे। यहां पहले से ही देश भर की नदियों का जल लेकर संत मौजूद होंगे। पीएम मोदी गंगा जल समेत देश भर की नदियों के जल से शिव का जलाभिषेक करेंगे। यहां करीब 2 घंटे पीएम मोदी पूजा अर्चना और लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने के बाद साधु संतों और काशी के लोगों को संबोधित करेंगे। यहां पीएम वापस ललिता घाट से क्रूज पर सवार होकर रविदास घाट पहुंचेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी देश के सभी भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों के साथ वापस रविदास घाट पहुंचकर क्रूज पर सवार होंगे। क्रूज के जरिए पीएम मोदी लोकार्पण के मद्देनजर जो सजावट, आतिशबाजी, लेजर शो आदि आयोजन हो रहे हैं उसको देखेंगे। अगले दिन यानी 14 दिसंबर को पीएम मोदी की भाजपा शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ मीटिंग है। यही नहीं, बनारस रेल इंजन कारखाने में ही सभी राज्य के सीएम और डिप्टी सीएम का सम्मेलन होगा, जिसमें सभी सीएम अपने राज्यों में कैसे केंद्र सरकार की योजना विकास की नई इबारत लिख रहे हैं उसका ब्यौरा देंगे। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता लगातार उत्तर प्रदेश में दौरा करके जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। अब बीजेपी ने पूरे उत्तर प्रदेश में यात्रा निकालने की तैयारी की है। बीजेपी प्रदेश के 6 क्षेत्रों से अलग अलग यात्राएं शुरू करने जा रही है, जिसकी शुरुआत 19 दिसंबर से होगी। इन यात्राओं का नाम जन विश्वास यात्रा रखा गया है। ये सभी यात्राएं लखनऊ में खत्म होंगी। इस मौके पर बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। इन यात्राओं की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनसभा को संबोधित करेंगे। इन यात्राओं में बीजेपी पूरे प्रदेश भर का भ्रमण करेगी और केंद्र और योगी सरकार की योजनाओं का प्रचार करेगी। कांग्रेस ने आज महंगाई के खिलाफ जयपुर में मोर्चा खोल दिया है। महंगाई हटाओ महारैली के जरिए केंद्र सरकार को निशाने पर लिया जा रहा है। रैली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल हुए हैं। रैली में देश भर से 2 लाख से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के आने का दावा किया गया है। रैली को देखते हुए जयपुर में यातायात व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। महारैली स्थल पर 3 मंच बनाए गए हैं। बीच में मुख्य मंच से वक्ता संबोधन दे रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मुख्य मंच पर मौजूद हैं। उनके साथ कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, सभी CWC सदस्य, CLP लीडर्स, पूर्व मुख्यमंत्री भी मुख्य मंच पर मौजूद हैं और सभी प्रदेशों के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान के पूर्व PCC चीफ सचिन पायलट भी इस मंच पर हैं। दूसरे मंच पर प्रदेश के सभी मंत्री, दूसरे राज्यों से आए मंत्री, सचिव, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसदों को भी बिठाया गया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस की इस रैली के जरिए राहुल गांधी को रिलॉन्च करने की तैयारी है। 5 राज्यों के चुनाव से पहले कांग्रेस की यह रैली काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसे केंद्र में मिशन 2024 और राज्य में मिशन 2023 की तैयारी भी माना जा रहा है। हेलीकॉप्टर हादसे में दिवंगत हुए भारत माता के वीर सपूत और बहादुर विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान को श्रद्धांजलि देते हुए आगरा के महापौर नवीन जैन ने दयालबाग आगरा स्थित उनके निवास स्थान का नाम बदलकर पृथ्वी सिंह चौहान के नाम रखे जाने की घोषणा की है। महापौर नवीन जैन ने कहा है कि जल्द ही नगर निगम बोर्ड में सरनगर का नाम विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के नाम पर रखे जाने का प्रस्ताव लाया जाएगा और इसे पारित कराया जाएगा। बता दें कि 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में CDS जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी सहित 12 जवानों का निधन हो गया था, जिसमें आगरा के दयालबाग स्थित सरनगर के रहने वाले विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान भी शामिल थे। पहले से हेलीकॉप्टर के पायलट भी थे। पृथ्वी सिंह के दुर्भाग्यपूर्ण निधन की जानकारी होने पर महापौर नवीन जैन न केवल बीते शुक्रवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ परिजनों से मिलने पहुंचे थे, बल्कि उससे पहले खुद भी उनके घर पहुंचकर दिवंगत विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने रविवार को जानकारी दी कि हैकर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से छेड़छाड़ की है। हालांकि समय रहते ही इस पर नियंत्रण पा लिया गया। पीएमओ ने ट्वीट किया कि पीएम नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से छेड़छाड़ हुई है। तुरंत ही इस मामले की जानकारी ट्विटर को दी गई है और अकाउंट को सुरक्षित कर लिया गया है। अकाउंट से छेड़छाड़ के दौरान किए गए किसी भी ट्वीट को नजरअंदाज किया जाए। प्रधानमंत्री का ट्विटर अकाउंट अब बहाल कर दिया गया है और अब गलत ट्वीटर्स को हटा दिया गया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर पीएम नरेंद्र मोदी के 73.4 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। पीएम मोदी के अकाउंट से छेड़छाड़ होने के बाद भारत में हैक्ड ट्रेंड करने लगा। कई यूजर्स द्वारा ट्विटर पर साझा किए गए स्क्रीनशॉट के अनुसार
पीएम मोदी के खाते से किए गए ट्वीट में दावा किया गया है कि भारत ने आधिकारिक तौर पर बिटकॉइंस को कानूनी करेंसी के रूप में अपना लिया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में रविवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर हो गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर जिले के अवंतीपोरा के बारगाम इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष सूचना मिलने के बाद घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया और इस दौरान आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चला दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। उन्होंने कहा कि मारे गए आतंकवादी की पहचान और वह किस आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ था इसका पता लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभियान जारी है और पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर मौजूद है। यूपी में विधानसभा चुनावों से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों में नेताओं का आना जाना जारी है। इसी कड़ी में पूर्वांचल की सियासत में ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले बाहुबली हरिशंकर तिवारी का परिवार आज रविवार को समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहा है। हरिशंकर तिवारी के दोनों बेटे विनय शंकर और कुशल तिवारी लखनऊ पहुंच गए हैं। इसके अलावा संत कबीर नगर खलीलाबाद से बीजेपी विधायक दिग्विजय नारायण चौबे उर्फ जय चौबे, करनालगंज से बीएसपी प्रत्याशी रहे संतोष तिवारी, पूर्व विधान परिषद के सभापति गणेश शंकर पांडे और कुशीनगर से बीजेपी सांसद के भतीजे भी आज अखिलेश की साइकिल पर सवार हो जाएंगे। गोरखपुर से सटे बस्ती मंडल में वोटों का गणित बैठने के लिहाज से और बीजेपी को झटका देने के लिए बीजेपी विधायक दिग्विजय नारायण चौबे की सपा में एंट्री कराई जा रही है। उधर हरिशंकर तिवारी के छोटे बेटे विधायक विनय शंकर तिवारी, बड़े बेटे व पूर्व सांसद कुशल तिवारी और भांजा गणेश शंकर पांडे आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और अब बात करते हैं पंजाब की। 2022 के मतदान को लेकर पंजाब का राजनीतिक मैदान गर्मा गया है। जोड़ तोड़ की राजनीति शिखर पर है। अकाली दल, कांग्रेस, आप और भाजपा चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के सामने मुख्यमंत्री का चेहरा सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। चर्चा चल रही है कि आम आदमी पार्टी की किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल के साथ बातचीत चल रही है। राजनीतिक माहिर मानते हैं कि राजेवाल को लेकर आम आदमी पार्टी एक तीर के साथ दो निशाने लगाना चाहती है। एक तरफ वैसे चेहरे का उम्मीदवार लेना चाहते हैं और दूसरा किसानी वोट बैंक को भी कैश कर सकते हैं। बेशक पार्टी या फिर बलबीर राजेवाल ने किसी मीटिंग होने की पुष्टि नहीं की है, परंतु इस बात की सरगर्मियां पूरी तरह फैल रही है कि अगले दिनों में यह ऐलान किया जा सकता है। पूरी संभावना है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी में शामिल होकर राजेवाल बड़ा धमाका कर सकते हैं। पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण के सफल आयोजन के लिए 31 दिसंबर तक सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएंगी। 5 फरवरी से 14 फरवरी 2022 तक होने वाले इन खेलों में 25 प्रकार के विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें देश भर से लगभग 10,000 खिलाड़ी भाग लेंगे। इन खेलों का शुभारंभ 5 फरवरी को पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में होगा। पंचकुला के साथ साथ अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। इन खेलों के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना के विकास के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें 150 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए और 100 करोड़ रुपए अन्य उपकरणों व सुविधाओं के लिए खर्च होंगे। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा निरंतर खेलों में आगे बढ़ रहा है और राज्य सरकार हर वर्ष खेलों के बजट में वृद्धि कर रही है। इसके अलावा हरियाणा अकेला ऐसा प्रदेश है जहां देश ही नहीं दुनिया में ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों को सर्वाधिक राशि इनाम स्वरूप दी जाती है। अमेरिका में आर्कनॉस के एक नर्सिंग होम और सेंट लुइस के पास अमेज़न की एक गोदाम के तूफान की चपेट में आने से 6 श्रमिकों की मौत हो गई। तूफान की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गोदाम की छत पर लगी 11 इंच मोटी कंक्रीट की दीवार भी हवा से उखड़ गई। कम से कम 45 अमेज़न कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। अधिकारियों ने कहा कि हमें नहीं लगता कि मलबे के अंदर अब कोई जिंदा बचा होगा। उन्होंने कहा कि मलबे से शवों की तलाश जारी है। बता दें कि 6 अमेरिकी राज्यों में ये तूफान आया, जिससे स्थानीय घरों और वहां मौजूद कारखानों को काफी नुकसान हुआ। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।